ओम नमः शिवाय। ज्योतिष की पाठशाला के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि कुंडली क्या चीज़ होती है, यानी जो आप चार्ट देखते हैं वो चार्ट क्या है। जब हम चार्ट को जानेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे भाव के बारे में कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम राशियों को समझेंगे, नक्षत्रों को समझेंगे और ग्रहों को भी समझेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष और वास्तु के ज्ञान में आपकी रुचि है, तो एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके, और यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक भी करें। तो आगे बढ़ने के लिए हम आते हैं अपने सिस्टम पे, ताकि हम आपको डिटेल इन सब बातों को समझा सकें। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, एकदम आसान शब्दों में सबसे पहले हम समझेंगे कि जन्म कुंडली क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर ठीक सामने एक वृत्त सा दिखाई दे रहा है। तो मान लें कि यदि आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से दूर तक देखने में कोई बाधा न हो, तो आपको यह ब्रह्मांड इस प्रकार गोलाकार 360 अंशों का 360 अंशों का ये दिखाई देता है आपको। तो आप हम नंगी आंखों से सभी ग्रहों को देख पाने में सक्षम तो नहीं है, परंतु आकाश मंडल में ग्रह अपनी गति के अनुसार विद्यमान होते हैं। जैसे सपोज कि मान लीजिए जिस समय आप इस वृत्त को देख रहे हैं, तो सूर्य कहीं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य कहीं पर, और चंद्रमा मान लीजिए कि अगर पूर्णिमा है तो चंद्रमा यहाँ पर हो सकते हैं अपोजिट में। इस प्रकार से शुक्र कहीं शुक्र के आसपास होते हैं तो शुक्र यहाँ पर हैं, बुध यहाँ पर हैं, और इस प्रकार से शनि का प्लेसमेंट यहाँ पर हो सकता है, मंगल का यहाँ पर हो सकता है। और गुरु मान लीजिए यहाँ पर हो, गुरु यानी बृहस्पति यहाँ पर हो। तो इस प्रकार से ग्रहों का एक प्लेसमेंट संभव है। चूंकि नंगी आंखों से हम इन ग्रहों को, सूर्य के अलावा कोई ग्रह को देखने में हम सक्षम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस बात को समझें कि जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो ग्रहों की अपनी गति के अनुसार ग्रह इस भचक्र में यानी 360 डिग्री में कहीं न कहीं पर मौजूद होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। तो यदि हम, चूंकि नंगी आंखों से तो हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कैमरा हो जो इस स्थिति का स्नैपशॉट लेने में सक्षम हो, यानी इसका एक कॉपी निकालने में सक्षम हो, तो जो चक्र बन के सामने आएगा यही होता है आपकी जन्म कुंडली, यानी जिसको हम D1 चार्ट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि उत्तर भारत में एक इस शैली का चार्ट प्रचलन में है, तो इसलिए आपको समझ में आता होगा कि ये चार्ट है। इसी चार्ट में बिल्कुल जो वृत्त में आपने देखा, इन्हीं ग्रहों को जब हम वृत्ताकार शेप देकर, क्षमा करेंगे, जब हम आयताकार शेप देकर इस प्रकार की कुंडली का निर्माण करते हैं, तो ये अपनी ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम इस चक्र में इनको हम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर पूर्व दिशा में जो राशि उदित रहती है, अभी हम राशियों की बात संक्षेप में आगे करेंगे। मान लीजिए कि कर्क राशि पूर्व दिशा में है, तो कर्क राशि का नंबर होता है 4। तो चौथे नंबर की राशि अगर पूर्व दिशा में उदित है तो लग्न में, हम इस भाव को बोलते हैं लग्न भाव, लग्न भाव बोलते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर है तो ये पूर्व दिशा। देखिए ध्यान रखिएगा, इस चार्ट की दिशाओं में ये जो लग्न जहाँ पर मैंने लिखा है 4 नंबर लिखा हुआ है, ये इस चार्ट का पूर्व दिशा होता है। तो जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है हम उसको लग्न में लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम इस भचक्र को, अगर हम एक क्रॉस ऐसे बनावें, तो यहाँ पर इस दिशा में ये हो गई पूर्व दिशा, और ये होगी दक्षिण, और ये होगा पश्चिम दिशा, और ये उत्तर दिशा होगी। तो ये दिशाओं का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, एक तो चक्र में दिशा का ज्ञान रखें आप, दूसरा अंश का ध्यान रखें आप।
क्योंकि पूरी ज्योतिष की जो सिस्टम है इसको समझने के लिए अंश का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये भचक्र 360 अंशों का होता है। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। जब हम राशियों की चर्चा करेंगे या फिर हम नक्षत्रों की बात करेंगे तो हमेशा आपको इन अंशों के बारे में समझना पड़ेगा, तब आप ज्योतिष को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो जन्म कुंडली क्या होती है आपने समझा। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो इस 360 डिग्री के भचक्र में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको जब हम एक चक्र का शेप देते हैं, एक शेप के अनुसार ग्रहों को इस्टेब्लिश करते हैं, तो वही हमारा D1 चार्ट या जन्म कुंडली होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राशियों की। तो राशियों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको राशियों का जो क्रम है इसको समझना अति आवश्यक है। अब क्रम को कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है यह मेष राशि है। जो चक्र अभी आपको मैंने दिखाया था, ये चक्र यहाँ पे जैसे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इस 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। और यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब होता है मेष राशि। तो अब आप समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि राशियों का क्रम क्या है। यदि आप ज्योतिष की विधा में थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं तो इस क्रम को देखिए, हम ये कहेंगे कि आप इन वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। जो जो चीज़ आपको आवश्यक लग रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसको आप रिकॉर्ड के तौर पर रख सकें। वैसे बुक्स में अवेलेबल है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे चल के आपको लगेगा कि अत्यंत इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब अगर यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस टाइप के वीडियो तो आपको लगेगा कि हाँ इसको याद करना, लेकिन याद करना बहुत आसान है। 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि। 2 नंबर की राशि जहाँ पर 2 लिखा हो इसका मतलब वृषभ राशि। 3 नंबर मिथुन का होता है। 4 नंबर कर्क का होता है। 5वां सिंह का होता है और 6ठा कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु राशि, 10वें नंबर की राशि होती है मकर, 11वें नंबर की राशि होती है कुंभ और 12वें नंबर की राशि होती है मीन राशि। तो आप इस बात को विशेष ध्यान दें। अब इन राशियों के बारे में संक्षेप में आप समझ लें। जो भचक्र आपने देखा, जो अभी भचक्र की बात हम कर रहे थे, तो यदि आपने उसको देखा होगा तो ये समझ लें कि इन राशियों का जो अंशात्मक विस्तार होता है वो होता है 30 अंशों का। तो आप जैसे कि अभी आपने देखा भचक्र टोटल जो गोला, जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा था वो था 360 अंशों का। तो यदि हम इसको 30 से भाग दें, यानी 30 अंश की एक राशि, तो जब भाग देंगे तो कुल हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 12। यानी ये कुल 12 राशियां होती हैं 30 अंशों की। तो इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 30 अंश जो है ये राशियों का हमारा ये अंश होता है। एक राशि का विस्तार 30 अंशों का होता है। इस बात को भी आप विशेष तौर पर समझ के रखें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए राशियों में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो इनका नामकरण हुआ है वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो हमारे पूर्वज जिन्होंने ये शास्त्र बनाया, उन्होंने जो राशियों का नामकरण किया तो आकाश मंडल में इन राशियों का एक विशेष आकार दिखाई देता है। तो एक तारों के समूह को बनाया गया इस समझने के लिए। तो मेष राशि में एक, मेष का मतलब भेड़ होता है, तो एक भेड़ का आकार तारों के समूह के द्वारा बनता है, तो उसको हमने मेष कहा। इस प्रकार से वृषभ यानी बैल, तो एक तारों के समूह का आकार जो बना वृषभ बना, तो उसके अनुसार इसका नामकरण वृषभ किया गया। इसी प्रकार से सभी 12 राशियों का नामकरण किया गया है। और अब हम जब इसको और डीप एनालिसिस यानी सूक्ष्म विवेचन पर जाते हैं, तब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। कुल नक्षत्र होते हैं 27, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नक्षत्रों की संख्या है 27। तो जैसा मैंने अभी राशियों के लिए बताया आपसे, तो इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र, तो एक तारों के समूह का विशेष आकार देखा गया, तो उसके अनुसार नक्षत्रों का भी नामकरण किया गया। तो नक्षत्र कुल कितने हुए? 27। एक नक्षत्र और होता है अभिजीत नक्षत्र जिसे हम बोलते हैं।
जिसका इस्तेमाल केवल और केवल मुहूर्त विचार के समय किया जाता है। अभिजीत का, अभिजीत के बारे में संक्षेप बस इतना बता दूं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जैसे ये उत्तराषाढ़ा है और श्रवण, तो कुछ हिस्सा उत्तराषाढ़ा का और कुछ हिस्सा श्रवण का लेकर के एक नक्षत्र का जो निर्माण किया गया है, यानी नामकरण किया गया, उसको हम बोलते हैं अभिजीत। अभिजीत। तो एक ये नक्षत्र होता है जिसमें जैसा मैंने बताया कि उत्तराषाढ़ा का और श्रवण का कुछ हिस्सा मिला करके इस नक्षत्र का निर्माण होता है। तो कुल नक्षत्र होते हैं 27, जो कि हम आमतौर पर ज्योतिष की गणनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर भी आपको अंशों में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कुल जो हमारा भचक्र है वो 360 अंशों का होता है। अब इसी को जब हमने 12 भागों में विभाजित किया गया था तो हमको एक राशि का मान प्राप्त हुआ था 30 अंश। अब इसी प्रकार से यदि हम इसको 27 से विभाजित कर दें तो जो हमको मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 13 अंश और 20 मिनट। ये एक नक्षत्र का मान होता है। तो इस बात को भी आप विशेष तौर से समझ के रखें कि नक्षत्र का जो मान होता है कुल 13 अंश और 20 मिनट, जिसको हम मिनट को आमतौर पर कला और विकला, कला शब्द से भी इसको हम समझते हैं। तो 13 अंश और 20 मिनट का एक नक्षत्र का मान होता है। और जैसा कि आप हो सकता है कि जानते भी हो, आपने सुना होगा कि नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र के कुल 4 चरण होते हैं, यानी 4 पद होते हैं, 4 चरण कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। तो जब हम इसका भी मान निकालते हैं 4 का, तो 13 अंश और 20 कला में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमको एक चरण का मान प्राप्त होगा, और ये मान है 3 अंश और 20 मिनट यानी 20 कला का। तो हम जब ज्योतिष में सूक्ष्म विवेचन पर जाते हैं तो नक्षत्र पर, उसके बाद उसके चरणों तक हम इसका गणना करते हैं और इसके अनुसार ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी आगे हम नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझें राशि, और उसके बाद फिर हमने नक्षत्र की बात की। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों के बारे में तो आप अवगत होंगे कि हमारे यहाँ 7 ग्रहों का मान है। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल और चौथा बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो 7 ग्रहों का मान है। तो 8वां राहु और केतु क्या है? राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। और इसके बारे में तो जैसा जब हम ग्रहों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम राहु केतु के बारे में भी विस्तृत विवेचना करेंगे। राहु केतु को फिलहाल संक्षेप में समझ लें कि छाया ग्रह कैसे हैं। छाया ग्रह इनको बोला गया, आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का एक चक्र, पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चक्कर जब लगाती है पृथ्वी, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सूर्य है और पृथ्वी का एक जो परिपथ है वो ये है, यहाँ पर पृथ्वी का परिपथ है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो अब चंद्रमा का जो परिपथ होगा वो कुछ इस प्रकार का है। तो अब इस परिपथ में जो यहाँ पर एक बार इस सूर्य के जो पृथ्वी का जो भ्रमण होता है, तो जहाँ पर एक बार यहाँ पर काटता है चंद्रमा का जो पथ है और एक बार यहाँ पर काटता है, तो जो उत्तरी सिरा होता है यानी नॉर्थ नोड, इसको हम राहु के नाम से जानते हैं, और साउथ नोड को हम केतु के नाम से जानते हैं। तो एक संक्षेप में मैंने आपको समझने के लिए इसको बता दिया। तो ये हमने देख लिया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में हमने संक्षेप में समझ लिया। आज की डेट में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 3 और ग्रहों की बात की जाती है। अब वो ग्रह हैं, एक तो सबसे पहला तो यूरेनस आपने सुना होगा, दूसरा प्लूटो और तीसरा नेपच्यून। यूरेनस को ही हम हर्षल के नाम से भी समझते हैं। तो इन तीनों ग्रहों के बारे में हमारे शास्त्रों में कोई विवेचना नहीं की गई, लिहाजा हम इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे।
तो मित्रों, हम आगे फिर सारी ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को हम समझेंगे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं भाव के बारे में। तो जब आप कुंडली आपके सामने आती है तो इसमें राशियों का जो प्लेसमेंट होता है, वो कोई भी राशि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ फर्स्ट हाउस में अगर 10 लिखा हुआ है, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको याद होगा राशियों का क्रम, तो 10 नंबर की राशि जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मकर राशि। तो अगर 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगी मकर राशि। तो ये फर्स्ट हाउस, यानी जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसका नंबर यहाँ लिखा होता है, लेकिन भाव फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस ही होगा किसी भी कंडीशन में। अब इन हाउसेस से किन बातों का विचार करते हैं ये तो हम डिटेल समझेंगे। ये फर्स्ट हाउस है आपका, ये उसके बाद अगर हम क्रम से चलें तो फर्स्ट हाउस, फिर सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, आठवां यानी एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th, 11th और 12th हाउस। ये 12 भाव से आदमी के, किसी भी मनुष्य के जीवन के लगभग सभी डायमेंशंस यानी सभी पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा आपसे। फर्स्ट हाउस से सबसे पहले शरीर का विचार करते हैं कि जातक का शरीर का किस प्रकार से का शरीर होगा, उसका मन मस्तिष्क किस प्रकार का होगा, इसका विचार हम फर्स्ट हाउस से करते हैं। सेकंड हाउस से उसकी वाणी का, भोजन का, उसकी धन संपदा का विचार, उसके कुटुंब का विचार सेकंड हाउस से करते हैं। तो इसी प्रकार से 12 भावों में हम 12 यानी आदमी के, किसी भी मनुष्य के जीवन के सभी आयामों को हम लोग कवर करते हैं इन 12 भावों के अंतर्गत। तो ये भाव हैं। तो आज हमने समझा कुंडली के, पहले सबसे पहले हमने जाना कि कुंडली क्या होती है, उसके बाद हमने राशियों के बारे में समझा, उसके बाद हमने नक्षत्रों के बारे में भी संक्षेप में समझा, और उसके बाद ग्रहों के बारे में देखा हमने, और फिर भाव के भी बारे में हमने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम डिटेल बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पर हम लोग डिटेल इन लेंथ बात करेंगे। जैसे राशियों की बात होगी तो सभी राशियों को समझेंगे, भाव को समझेंगे, ग्रहों को समझेंगे, नक्षत्रों को समझेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम सभी पर डिटेल चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।